नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका है ये लेक्चर नंबर 3 और मैं तनुज बंसल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द्रोणा बैच के अंदर। तो भैया पिछले लेक्चर्स में जो हमने किया है आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और इसमें साथ में कैपेसिटेंस भी आता है, जो कि मैंने आपको बोला है कि मैं वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में करवाऊंगा। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम आज करने क्या वाले हैं, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। आज क्या करने वाले हैं उसको देखो जरा। रिलेशन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं उनको भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इन्हीं रिलेशंस की मदद से। बेसिकली हमारा जो आज का मेन लेक्चर है वो इस रिलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पे या रिलेशन के यूजेस पे होने वाला है। पिछले लेक्चर में जो हमने रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि भाई पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीजें हमने करी हैं, एक बार हम उसको देख लेते हैं। पिछले लेक्चर की मेन बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि भैया एक फिक्स चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके आने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है स्लोली, तो वो पोटेंशियल की फॉर्म में आ जाता है। वो पोटेंशियल की फॉर्म में आ जाता है के क्यू बाय आर। ये पोटेंशियल इस चार्ज का है कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके यूनिट्स को जूल पर कूलम बोलते हैं और जूल पर कूलम का ही दूसरा नाम हमने वोल्ट्स भी रखा हुआ है। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है के क्यू नॉट बाय आर। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर क्या होता है, पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा। सिमिलरली फोर्स को अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है भाई। इसी तरीके से अगर मैं डेल्टा यू के बारे में बात करूं कि डेल्टा यू बाय क्यू नॉट, तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा भाई, डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर यहां पे यू बाय क्यू नॉट लिख रहे हो तो वी हो जाएगा, और डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो बाय क्यू नॉट, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके की बातें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद ये तो पोटेंशियल था भैया किसकी वजह से सर, ये तो पोटेंशियल था पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से था भाई। दिस वॉज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल था। अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे, अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको डायरेक्टली ऐड करके भी दिखाया था। स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्टली ऐड करो, बिंदास करो, लेकिन विद साइन। चार्ज को विद साइन पुट करना है, चार्जेस विद साइन। चार्ज जो आपको लेने पड़ेंगे चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो मतलब अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऑब्वियसली वहां पे आपको उसका नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा, समझे। तो ये था पिछले चैप्टर का, मतलब पिछले लेक्चर का, चैप्टर का नहीं, चैप्टर तो वही चल रहा है, पिछले लेक्चर का क्रक्स था, ठीक है ना। पिछले लेक्चर का क्रक्स है जो हमने यहां पे फटाफट डिस्कस कर लिया है। तो भैया अब ज्यादा देर नहीं करते, ज्यादा देर नहीं करते और हम बढ़ते हैं आगे। सर आगे क्या है, जी हां, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आ चुका है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हैं V से और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं E से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिखते हैं, E से लिखते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आइए थोड़ा सा हम वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ जाते हैं।
वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसी से हम इनके बीच में रिलेशन को निकालने वाले हैं और फाइंड आउट करने वाले हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसमें हमें देखने को मिलेंगे। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। दुनिया का कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वर्क डन भी माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, है ना, होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन भी माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। अगर मैं यहां पे स्मॉल वर्क डन लिख दूं, इसके आगे डी लगा देता हूं बेटा, मैं इसके आगे डी लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं सर? डी लगा देता हूं। तो ये इसको लिखेंगे माइनस ऑफ डी यू। कुछ नहीं किया, डी लगाने का मतलब यह होता है कि स्मॉल चेंज है, ठीक है ना, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो पूरा वर्क डन माइनस डेल्टा यू के बराबर, छोटू सा वर्क डन, इत्तू सा वर्क डन माइनस ऑफ चेंज इन स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी या स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब उसके बाद वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी यू, ये तो लिख दिया हमने। अब सुनो, ये जो वर्क डन है, ठीक है ना, ये जो हमने यहां पे वर्क डन लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट इट, वर्क डन को क्या लिखा जा सकता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, डी आर। डी आर को मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, डी आर को मैं क्या लिख रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख सकते हैं, मतलब सॉरी, वर्क को लिख सकते हैं फोर्स और डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये हमने यहां पे लिख दिया है। ओके, अब ये लिखा, मुझे रिलेशन किसके बीच में चाहिए? ध्यान से सुनो, मुझे रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये रिलेशन है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। अगर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, तो ये रिलेशन, ठीक है जी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सर मुझे ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। तो आप ऐसा करो, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख दो। हाँ सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड करवाना चाहता हूं। फोर्स को जब हम क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स को क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। बोलो भाई, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जब हम क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल आता है। बिल्कुल आता है सर। तो यहां पे डेल्टा यू को मैं क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो डेल्टा की जगह डेल्टा होता है लार्ज चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज। डेल्टा का मतलब सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है ना, डेल्टा मींस सिग्निफिकेंट चेंज। मैं लिख देता हूं, जहां पे भी डेल्टा वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट चेंज, ऐसा चेंज जो पता चले, पता चले मैं यहां से चल के यहां पे चला गया, चेंज पता चला ना कि मैं चला हूं, ये डेल्टा है। डी का मतलब होता है, जहां पे डी यूज किया, छोटा 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 चेंज। अभी मैंने नीचे अपने पैर हिलाए हैं, अभी हिलाए हैं, क्या आपको पता चला? नहीं। ये क्या है? छोटा चेंज। क्या है? छोटा चेंज। तो डी मतलब स्मॉल चेंज। क्या मतलब? स्मॉल चेंज, इतू सा चेंज।
अच्छा सर, अब इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा यू को लिखेंगे डी यू और क्यू नॉट, और डेल्टा वी की जगह लिखेंगे, सर क्या कर रहे हो, डीवी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डीवी लिखेंगे। तो डी यू को लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू डीवी, और फोर्स को लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बात पड़ रही है पल्ले, बात पड़ रही है पल्ले। हाँ देखो इधर, फोर्स क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दो फोर्स को डॉट डी आर, डॉट डी आर। देखो फोर्स को लिखा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, माइनस डी यू, माइनस तो लगा दिया, डी यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट इंटू डीवी। डी यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट इंटू डीवी, ठीक है ना, क्यू नॉट इंटू डीवी, ये लिखा जा सकता है इसको। सर कुछ कैंसल हो रहा है क्या? हाँ भैया कैंसल, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ गया, टेस्ट चार्ज खत्म हो गया। अरे वाह सर, तो ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी, माइनस ऑफ डीवी। अगर माइनस उधर पसंद नहीं है तो माइनस को इधर ले आओ, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके ऊपर हमारा आज का काफी लेक्चर बेस्ड है, इस रिलेशन के ऊपर। dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। समझ गए? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर, काहे क्लियर नहीं होगा? हो गया ना? बहुत अच्छे, क्लियर होना जरूरी है। तो ये रिलेशन है भाई, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके नेगेटिव अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा? डीवी, डीवी मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या आएगा भैया? ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, ये किसके बराबर आएगा? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर है जी? तो ये रिलेशन फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हो गया। ये भी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह देखो फोर्स है, डी की जगह यहां पे डीवी आ गया, बस यहां पे ये चेंज आया है। अगर आपको ये याद है तो ये भी याद है, ये भी याद है तो ये भी याद है, ठीक है ना। अगर एक याद नहीं है तो दूसरा भी याद नहीं रहेगा, ये याद नहीं रहेगा तो ये भी याद नहीं रहेगा। दोनों साइमल्टेनियसली हैं, चल रहे हैं, और दोनों को ही याद करना जरूरी है, आवश्यक है। याद रहेगा? ओके, बहुत अच्छे सर। अब क्या करें? अब बढ़ते हैं भैया आगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। पहले ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, मेरे को ना कलर पसंद नहीं आ रहे यार। ये जो कलर कौन सा, ये वाला, इस कलर, हाँ ये ब्लू, इतना तो चलेगा नहीं, ये डार्क है ना। हाँ ये कलर सही रहेगा। यस, कहाँ गया? अच्छा ये आ गया क्या कलर? पता नहीं कौन सा कलर सिलेक्ट करता हूँ कौन सा हो जाता है। खैर अपना काम चल जाएगा भाई, अपना काम चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन। सर इसका फायदा, फायदा बताऊंगा भाई, मुझे पता है हम बहुत मतलबी लोग हैं, लेकिन फायदा अभी बताएंगे, ठीक है ना, फायदा अभी बताएंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा तो रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलो, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अब सुनो, ये तो वही रंग आ गया, क्या ही कर रहा हूं मैं यार। सर वही रंग ले लिया, थोड़ा सा तो अलग करो, कर लिया यार। अब सुनो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हुआ है? वेक्टर। कोई भी वेक्टर के हम तीन कंपोनेंट तो पक्का बना सकते हैं, ई एक्स आई कैप,
ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, ई जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। डी आर डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है मैंने, इसको मैं लिखता हूं डी आर डिस्प्लेसमेंट के भी कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डी वाई और जेड डायरेक्शन में डी जेड। ठीक है ना, जेड डायरेक्शन में डी जेड के कैप, वेयर डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, इसमें डी एक्स डी वाई और डी जेड क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, डिस्प्लेसमेंट्स इन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली, ये उन डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट्स हैं। क्या हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है ना, ध्यान से समझना सारी चीजों को, क्योंकि मैं आपको क्रिस्टल क्लियर वे में ये सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, कोई रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं रहेगा और ऐसे सवालों को करने में बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। ऐसे चुटकी बजा के वो होंगे यार सवाल सॉल्व, है ना। हाँ, डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रोल है, ठीक है ना। नीट के स्टूडेंट्स के साथ जैसे कि आप हो, है ना, उनके साथ थोड़ा सा रहता है, सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया। भैया डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना सीखो, ठीक है ना। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, तो चुनौतियों को स्वीकार करो। डीवी ये तो लिख दो ऐसे ही, माइनस को भी लिख दो ऐसे ही, फिर लगाओ ब्रैकेट। डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा, आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के के साथ होता है, पता है ना डॉट प्रोडक्ट। तो आई का आई के साथ किया तो क्या बना, ई एक्स डी एक्स, वाई का वाई के साथ तो ई वाई डी वाई, के का के साथ तो ई जेड डी जेड। ठीक है ना, ई जेड डी जेड। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। डीवी और माइनस उधर आ गया, ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड। अब सुनो मेरी बात, सपोज करो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना, आपको पोटेंशियल वगैरह दे दिया, आपको पूछा गया एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में बताओ सर, एक्स डायरेक्शन में। तो अगर एक्स डायरेक्शन की फील्ड बतानी है आपको, मान लो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रही है, सपोज आई एम मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रही है, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स डायरेक्शन में है तो y और z कांस्टेंट होंगे, y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर x डायरेक्शन में है तो y और z कांस्टेंट होंगे, और अगर y और z कांस्टेंट हैं तो dy और dz दोनों ही जीरो मिलेंगे आपको। dy और dz दोनों ही आपको क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। दोबारा सुन लो, मैं सबसे पहले आपके पास ये रिलेशन दिखा रहा हूं, दिख गया रिलेशन, ठीक है। अब इस रिलेशन की मदद से मैं एक्स डायरेक्शन की फील्ड को कैलकुलेट करना चाहता हूं। कौन सी डायरेक्शन की फील्ड को, एक्स डायरेक्शन की फील्ड को कैलकुलेट करना चाहता हूं। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन की फील्ड कैलकुलेट करनी है, सपोज करो मैं एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, तो y और z तो चेंज नहीं होंगे ना, मैं सिर्फ x में जा रहा हूं तो y और z चेंज नहीं होंगे। चेंज नहीं होंगे तो उस डायरेक्शन में मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। तो dy और dz की वैल्यू मैं जीरो पुट कर सकता हूं। यानी कि इसका मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे x डायरेक्शन की फील्ड निकालनी है, x डायरेक्शन की फील्ड निकालनी है, तो मैं y और z, dy और dz दोनों को जीरो पुट कर सकता हूं। आओ पुट करते हैं, तो ये बनेगा dv, ठीक है ना, dv माइनस ex dx और dy और dz दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। dy और dz दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए।
दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। तो EX हमारे पास कितना आया, देखो भाई dx नीचे ले आओ, माइनस dv बाय dx। EX हमारे पास कितना आया, माइनस dv बाय dx। दोबारा सुन लो, ये फॉर्मूला है, याद रहेगा बिल्कुल। तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, कर दिया डॉट प्रोडक्ट। अगर x डायरेक्शन की फील्ड निकालनी है तो y और z में जाने की जरूरत नहीं है, तो y और z में डिस्प्लेसमेंट जीरो। वो पुट किया, x डायरेक्शन की फील्ड आ गई माइनस dv बाय dx। x डायरेक्शन की फील्ड क्या आ गई, माइनस dv बाय dx। ठीक है, दिस इज द फील्ड इन द x डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में फील्ड है ये, x डायरेक्शन में फील्ड है भाई, x डायरेक्शन में। ठीक है जी, Ex इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx। इज दैट ऑल क्लियर, पक्का क्लियर है, बोल दो भाई क्लियर। चलो अब सुनो आगे। जब भी डिफरेंशिएशन किसी दूसरी चीजों को कांस्टेंट मानते हुए किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, उस डिफरेंशिएशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैं वर्ड लिखने वाला हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ाने जा रहा मैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नए फॉर्मूले आ जाएंगे, फॉर्मूले वही हैं, सिर्फ लिखने का नजरिया या तरीका बदलेगा। सर कैसे, सुनो। मान लो कि मैंने x डायरेक्शन की फील्ड लिखी है माइनस dv बाय dx। जब मैं x डायरेक्शन की फील्ड निकाल रहा हूं तो मैंने y और z को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक है ना, x डायरेक्शन की फील्ड निकाली है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन है, वोल्टेज का। किसका डिफरेंशिएशन है बेटा, वोल्टेज का डिफरेंशिएशन है x डायरेक्शन के साथ। तो मैंने y और z को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि आपने दो को तो कांस्टेंट मान लिया, सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया आपने। समझ रहे हो, है ना। एक को वेरिएबल माना है, x को वेरिएबल माना, y और z को कांस्टेंट माना, तो इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी कि सारे वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हम, सारे वेरिएबल्स को नहीं कर रहे, सिर्फ एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकियों को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो उस केस में ये जो dv होता है, एक सेकंड ये क्या हुआ, हाँ, ये जो dv होता है ये अपना रूप बदल लेता है, ये अपना रूप बदल लेता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये जो dv होता है ना, ये अपना साइन बदल लेता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये जो आपको इस तरीके का साइन दिख रहा है, इसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये साइन होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, सिंबल होता है। ये क्या होता है, सिंबल होता है। ये शो करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ कि y और z को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। ये बात सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है सर, x के रिस्पेक्ट में, तो y और z को कांस्टेंट माना जाएगा। सर क्या इससे डिफरेंशिएशन के रूल भी बदल जाएंगे, नहीं, डिफरेंशिएशन के रूल फॉर्मूले सब वही रहेंगे, बस ये वर्ड d की जगह ये कुंडी सी मोड़ के हमने डेल ऑपरेटर बना दिया है, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, दैट इज द ओनली डिफरेंस इन दिस केस, समझे। सिमिलरली जब मैं y डायरेक्शन की फील्ड निकालूंगा, सिमिलरली मैं जब y डायरेक्शन की फील्ड निकालूंगा तो y डायरेक्शन की फील्ड होगी माइनस डेल v बाय डेल y, माइनस डेल v बाय डेल y। और जब मैं z डायरेक्शन की फील्ड निकालूंगा
तो वो होगा माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है ना, माइनस डेल वी बाय डेल जेड। वाई डायरेक्शन की फील्ड निकालनी होगी माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और जेड डायरेक्शन की फील्ड निकालनी होगी तो माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है ना, डेल जेड। यानी कि बस कुछ नहीं करना, जब वाई डायरेक्शन की फील्ड निकालनी है तो पोटेंशियल को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और जेड डायरेक्शन में फील्ड निकालनी है तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। और आपको प्रति भर भी कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, समझे, समझ गए सर? अच्छा जी, अब सर यूज करवाएंगे अभी, ठीक है ना, धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है ना। कई बार वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन आर डिफाइन कर देंगे, आपको एक्स वाई जेड बोलेंगे ही नहीं, रैंडम डायरेक्शन आर, रैंडम डायरेक्शन आर डिफाइन कर देंगे, तो उस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस डेल वी बाय डेल आर, ठीक है ना, वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल आर। कोई भी रैंडम डायरेक्शन आर डिफाइन कर दी तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल आर। अब ये आर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्स होगा तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, वाई होगा तो माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और जेड होगा तो माइनस डेल वी बाय डेल जेड। तो इसमें बोला जाता है, अब नोट डाल के लिखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट in that direction, negative of potential gradient in that direction, negative of potential gradient in that direction, ठीक है ना। किसी भी पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस वर्ड को बोलते हैं, जो ये डेल वी बाय डेल आर है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस वर्ड को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। पोटेंशियल का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो उसको ग्रेडियंट बोला जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं dv बाई dx बोल दूं, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, छोटा वी लिखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे मैं dt बाई dx बोल दूं, इसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल V लिख दूं, dv बाई dx या dv बाई dy या dv बाई dz, तो ये क्या बन जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या चीज बन जाएगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि किसी भी चीज के वेरिएशन को विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, या हम लेंथ देखेंगे, किसी भी चीज के वेरिएशन को, यहां पे वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, टेम्परेचर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, वोल्टेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, या पोटेंशियल का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो जब भी कभी ऐसा वर्ड आएगा तो उसके साथ में ग्रेडियंट सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है ना, उसके साथ में ग्रेडियंट सिंबल यूज किया जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, इस तरीके के अलग अलग सिंबल हमारे पास यूज किए जाते रहते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन अ गिवन डायरेक्शन, वो नेगेटिव होगा किसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन। मतलब एक्स डायरेक्शन की फील्ड है, उसमें एक्स डायरेक्शन का पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा और नेगेटिव आएगा। वाई डायरेक्शन की फील्ड है तो उसमें वाई डायरेक्शन का पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा और नेगेटिव साइन आएगा। जेड डायरेक्शन की फील्ड है तो उसमें जेड डायरेक्शन का पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा और
नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना, और साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग पोटेंशियल ग्रेडियंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट वुड बी डन, ठीक है ना, तो उनका नेगेटिव करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट या कोई भी ग्रेडियंट क्या होता है? वेरिएशन है, ठीक है ना। मतलब dv बाई dx का क्या मतलब हुआ, या डेल v बाई डेल एक्स का क्या मतलब हुआ? dv भी लिख सकता हूं मैं, डेल भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। मतलब उसमें मत कंफ्यूज होना कि सर यहां पे आपने डेल लिखा है, यहां पे सर आपने d लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना, डेल सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है ना, सिर्फ क्या है, एक सिंबल है। तो डेल v बाई डेल एक्स का मतलब क्या हुआ? वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल with respect to displacement in x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेरिएशन, ठीक है ना, सिमिलरली y में, सिमिलरली z में। ओके है जी, ओके है, ठीक है जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी आपको समझाने के लिए जरूरत है। पानी जरूर पी लेता हूं यार, मैं बड़ी प्यास लग रही है। इधर देखिए भैया, ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, पूरे ध्यान लगा के। मान लो आपको गिवन है पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ये गिवन है। पोटेंशियल क्या है? एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका प्रोडक्ट है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड पोटेंशियल एट 2,2,2 and electric field at 2,2,2। आपसे क्या पूछा गया सर? पोटेंशियल पूछा गया है 2,2,2 पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है 2,2,2 पे। मतलब 2,2,2 एक कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूछा जा रहा है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। सर कैसे आसान है? अरे भैया देखो तो, देखो, इधर देखो, प्यार से देखो, मेरी तरफ देखो, देखो बच्चा, पोटेंशियल है एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 वोल्ट्स। पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया? 8 वोल्ट आ गया भाई। पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया? 8 वोल्ट। दो 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 खत्म, खत्म, खल्लास, ठीक है ना। पोटेंशियल 2 2 2, तो हमारे पास कितना बन गया? 8 वोल्ट बन गया है सीधा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तब तो माने। ये तो पोटेंशियल तो सर आपने जा पुट कर दिया, खत्म हो गया भाई, खत्म है। ये बताओ तो माने फिर। तो भैया बता देते हैं आपको, काहे गुस्सा कर रहे हो यार? बताएंगे ना, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे फिर? हैं, अपने आप को बताएंगे क्या? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की अगर निकालनी है तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होगा। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। डेल लिखना है डेल लिख लो, डी लिखना है डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे बोल देता हूं, ये देखो, v की वैल्यू पुट कर देता हूं एक्स वाई जेड। मैंने आपको क्या बोला था? जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो y और z को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो y और z यहां पे डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं। तो डिफरेंशिएशन किसका बचेगा? x का बचेगा सिर्फ, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या बचेगा? 1।
तो माइनस वाई जेड इंटू 1, तो माइनस वाई जेड आ गया, यानी कि एक्स डायरेक्शन की फील्ड कितनी आ गई, माइनस वाई जेड। अभी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, अभी वैल्यू वाई की और जेड की पुट करेंगे, अभी नहीं करी। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। सिमिलरली जब वाई डायरेक्शन की फील्ड निकालनी होगी तो माइनस डेल वी बाय डेल वाई, तो इसमें x और z कांस्टेंट आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट बचेगी, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, माइनस एक्स जेड। सिमिलरली जब z डायरेक्शन की फील्ड निकाली जाएगी तो उसमें माइनस डेल वी बाय डेल z आएगा, यानी कि x y z को आप डिफरेंशिएट करोगे z के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, z के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, एक्स वाई बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में। ये देख लेना भाई, कहीं किसी जगह पे z मैंने ऐसे लिखा है, किसी पे ऐसे लिखा है, गुस्सा मत करना कि सर ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है ना, कोई अंग्रेजी का पेपर नहीं चल रहा है हमारा। तो आप देखो x डायरेक्शन की फील्ड कितनी आ गई, माइनस वाई जेड, वाई डायरेक्शन की फील्ड कितनी आ गई, माइनस एक्स जेड, और z डायरेक्शन की फील्ड कितनी आ गई, माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई, तीनों में माइनस आ ही रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो अंडरस्टूड है कि यहां पे भी माइनस आएगा, ठीक है जी। तो अब जो ये फील्ड हमारे पास यहां पे बन गई है, एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की फील्ड हमारे पास बन गई है, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, एक्स डायरेक्शन की फील्ड क्या है, माइनस वाई जेड, वाई डायरेक्शन की फील्ड क्या है, माइनस एक्स जेड, और z डायरेक्शन की फील्ड क्या है, माइनस एक्स वाई, और कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,2,2, तो पुट करो y और z की वैल्यू 2, तो x डायरेक्शन की फील्ड आ गई -4, ये भी 2 इंटू 2, तो ये भी -4, ये भी 2 इंटू 2, तो ये भी -4, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी आ गई समझो, -4i -4j -4k कैप, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। समझ पा रहे हो, एक्स डायरेक्शन की फील्ड डिफरेंशिएट किया, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, पहले वैल्यू पुट नहीं करनी, डिफरेंशिएट करो और बाद में वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -4i -4j -4k। मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है, ई एक्स का स्क्वायर, ई वाई का स्क्वायर और ई जेड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, उसके मैग्नीट्यूड में नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 16 16, यानी कि √48, ठीक है ना। √48 बन गया, तो ये 4√3 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, 4√3, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो और स्केलर फॉर्म में लिख रहे हो, देखो क्या आंसर है, पोटेंशियल का आंसर क्या है, 8 वोल्ट्स, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी तो होती नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं लिख रहा हूं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो -4i -4j -4k, अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो 4√3, अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो 4√3, ये कर लोगे। अरे 4 को अंदर ले जाओ, कितना बना, 16, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 इंटू 3 48, 48, समझे, हाँ 4√3 लिखा हुआ है, समझ गए ना। हाँ, तो ये हमारे पास इस तरीके का सवाल जो है वो मैंने आपको करवाया है, जिसमें हमने बात की है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अभी तक की सारी बारीकियों को मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। देखो बारीकियां क्या है, जो मेन पहला तो था ये, फिर था ये, ठीक है ना, फिर उसके बाद इनमें रिलेशन डेवलप हुआ, ठीक है जी, रिलेशन डेवलप हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद इस पे हमने क्या कर लिया, एक एग्जाम्पल कर लिया। सर क्या और एग्जाम्पल नहीं करेंगे, करेंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल करने के लिए ही तो बैठे हैं हम, तो एग्जाम्पल जरूर करेंगे, है ना। ओके जी, अब सुनो,
हाँ जी, अब टीबीएस तनुज बंसल स्पेशल पॉइंट्स, जिसमें हम मेंटोस जिंदगी दिमाग की बत्ती जलाएंगे, ठीक है ना। अब दिमाग की बत्ती जलाने का वक्त आ गया है। जिन सवालों में फॉर्मूला यूज करना है उनमें तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ जगह पे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दिमाग की बत्ती जला के काम करेंगे। जलनी चाहिए लेकिन, हाँ, उसके लिए दिमाग होना चाहिए, पहली शर्त ये है, ठीक है ना। सर दिमाग तो सब में होता है, बिल्कुल, उसके लिए आपको दिमाग पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर की चीजों में लगाओ, ठीक है। हाँ, मतलब इधर उधर की चीजों में भी लगाओ, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पे लगाओ। टाइम फिक्स होना चाहिए हर चीज का, है ना। हाँ, चलो, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट नोट करिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। क्या सर? सुनो, जैसे एक्स डायरेक्शन की फील्ड मुझे निकालनी है, तो ये जो नेगेटिव साइन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ना, नेगेटिव साइन, ये इंडिकेट करता है ये चीज कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसी तरफ होगी जहां पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। नेगेटिव साइन, दिस इज द नेगेटिव साइन दैट इंडिकेट्स दिस। इस नेगेटिव साइन से ये पता चलता है, भाई डीवी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज, और यहां पे क्या है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना, है ना, डिक्रीज होना, यानी कि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है। ये बात का आपको ध्यान देना है। पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती कि पोटेंशियल एक्स में ये है जी, वाई में ये है जी, जेड में ये है जी, ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, या फिर हम कहें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ध्यान से सुनिएगा, मेरे वर्ड्स को मैं आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझा रहा हूं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो पॉइंट्स आपको दे दिए, ए और बी। इस डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ए टू बी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये बात 100% श्योर हूं मैं कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है? क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को, इसी टीबी स्पेशल पॉइंट को। जैसे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे हैं चारों तरफ, ठीक है ना, थोड़ी सी बनाई है मैं। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इधर मैंने दो पॉइंट्स बना लिए यार, P एंड Q। एक बात बताओ, किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और किस पे कम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है,
तो ऑब्वियस सी बात है P पॉइंट पे पोटेंशियल Q पॉइंट से ज्यादा होगा। सर ऐसे कैसे मान लें? मैं बता देता हूं। मान लीजिए P पॉइंट का डिस्टेंस R1 है और Q पॉइंट का डिस्टेंस R2 है। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? P पॉइंट का पोटेंशियल आप लिखोगे KQ/R1, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे सर। Q पॉइंट का पोटेंशियल आप लिखोगे KQ/R2, KQ/R2। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है और कौन सा कम है? R1 डिस्टेंस छोटा है, ठीक है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? KQ/R। पोटेंशियल क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, ठीक है जी। तो R जिसका कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। R किसका कम है? 1 का, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ रहे हो? तो वही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने प्रूव भी कर दिया, मैंने प्रूव भी कर दिया भाई, इस बात को मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने। दिस इज द प्रूफ। आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ लो, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है। अदालत हमेशा सबूत मांगती है, वो किसी फीलिंग्स पे नहीं जाती। सर हमें सबूत चाहिए, तो ये रहा सबूत जज साहब, देखिए इसे, है ना। जैसे बिल्कुल पिक्चर के एंड में हीरो की एंट्री होती है ना, कि रुकिए जज साहब, ये फैसला सुनाने से पहले आप मेरी बात भी सुन लीजिए। तो वही मेरी बात है यहाँ पे। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करता है? डिक्रीज करता है हमेशा, और उसका पता मुझे यहां से चला और प्रूफ मैंने ये दे दिया। क्लियर? बहुत अच्छे, एब्सोल्युटली 100% क्लियर, कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है? टीबी स्पेशल दूसरा पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, equipotential surfaces are perpendicular to electric field. Equipotential surfaces are perpendicular to electric field. सर ये क्या बोल रहे हो? सुनो, इक्विपोटेंशियल का मतलब हुआ सेम पोटेंशियल। इक्वी मतलब सेम पोटेंशियल, मतलब नो चेंज इन पोटेंशियल, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल कितना? जीरो। कितना? जीरो भैया, ठीक है ना, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। मेरी बात को बहुत क्लियरली समझना और इस पे देखना कि क्या मैं कहना चाहता हूं। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, फिर हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज का ही एग्जाम्पल था। पॉइंट चार्ज, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। मैं एक स्फीयर बनाता हूं इसके चारों तरफ, मैं इसके चारों तरफ एक स्फीयर बनाता हूं। सर बना लिया? बिल्कुल बना दिया। चारों तरफ मैंने इसके स्फीयर बना दिया, ठीक है ना। इस स्फीयर के ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ए, बी, सी और डी। इस स्फीयर के ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये चारों पॉइंट्स बराबर बराबर दूरी पे हैं। ये चारों पॉइंट्स बराबर बराबर दूरी पे हैं। आर, आर, इधर से भी आर, इधर से भी आर। तो जब ये चारों पॉइंट्स बराबर बराबर दूरी पे हैं, तो एक बात मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि इन चारों पॉइंट्स पे पोटेंशियल बराबर होगा।
इन चारों पॉइंट्स पे पोटेंशियल बराबर होगा। इन चारों पॉइंट्स की खासियत आप देखिए कि ये चारों पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आ रही है इस स्फीयर के, इस स्फीयर के परपेंडिकुलर आ रही है। देखो ध्यान से, इनफैक्ट मैं आपसे ये बोलूंगा कि सिर्फ ये चारों पॉइंट्स नहीं, इस स्फीयर पे लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स, इस स्फीयर पे लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट, 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 सारे के सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पे हैं। सारे के सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पे हैं भाई। ये भी आर डिस्टेंस पे, ये कोई पॉइंट होगा, ये भी आर पे, ये भी आर पे, ये भी आर पे, ये भी आर पे, सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पे हैं, तो इस सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा। जिस सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होता है उस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। जिस सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होता है उस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। तो ये पूरी की पूरी सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। ध्यान से सुन लो, ध्यान से। भैया इधर देखो, क्या ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। और किसी भी पॉइंट पे देख लेना आप, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इधर परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इधर परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये परपेंडिकुलर होगी। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या लाई करेगी? परपेंडिकुलर लाई करेगी। समझे? ये सारे पॉइंट्स मैं यहां पे अब लिख सकता हूं, ऑल दीज पॉइंट्स lie on the इक्विपोटेंशियल सरफेस। सारे पॉइंट्स ये किस पे लाई करते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जिसमें सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होता है। ठीक है ना, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है? बराबर होता है। भाई मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती जलाने लायक है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना। मैं आपको अब सिस्टमैटिक वे में इसको बता भी देता हूं, समराइज कर देता हूं। बेसिकली बता तो दिया ही है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के परपेंडिकुलर होगी। तो पॉइंट क्या लिखेंगे हम? लिखिएगा यहां पे नोट डाल के, 1000 का, 500 का, कोई भी नोट हो। 1000 के तो बंद हो गए, 500 का नोट आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। और वो नोट डाल के आप लिख सकते हैं क्या? फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। भाई कैसी शेप होगी? स्फेरिकल होगी। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप हमें देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी भैया? स्फेरिकल देखने को मिलेगी। दैट शेप वुड बी स्फेरिकल फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, दैट इज फॉर द पॉइंट चार्ज। ये चीज आपको पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है ना, रत्ती भर भी इसमें डाउट की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। किसके लिए है सर? ये पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है जी, ओके। मैथमेटिकल प्रूफ, एक तो मेंटोस जिंदगी तो बता दी मैंने आपको, इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है भाई? देखो, डीवी क्या होता है? माइनस ई डॉट डी आर। डीवी क्या होता है? माइनस ई डॉट डी आर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। डीवी होता है माइनस ई डॉट डी आर। अब अगर ये डी आर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री है भाई। थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। cos 90 जीरो, तो dv जीरो। dv जीरो मतलब v कांस्टेंट। dv जीरो होने का मतलब क्या हो गया? v कांस्टेंट हो गया भाई। dv जीरो होने का मतलब क्या हो गया? v कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया भाई। ये बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, ये बात का ख्याल रखिएगा भाई। दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। dv जीरो होने का मतलब पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। चेंज जीरो है, चेंज जीरो है मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे हैं। जितने भी पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे होंगे, वो सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई करेंगे। तो dv इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया भाई। पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया। पॉइंट नंबर 3, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में जीरो है, ठीक है ना, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अब dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाए, देन dv कितना हो जाएगा? जीरो। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप मुझे बताओ, जीरो पुट कर दिया आपने, ठीक है ना, तो dv जीरो यानी कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस रीजन में भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उस रीजन में भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज जीरो, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देन पोटेंशियल इज कांस्टेंट देयर। वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उस रीजन में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मैं समराइज कर देता हूं, जो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए, समरी कर देते हैं टीबी स्पेशल पॉइंट्स की, ठीक है ना। पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना, पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है, बताया था। पहला पॉइंट ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। दूसरा, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम। और सेम पोटेंशियल को क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। उसको क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सेम कहलाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, उसके परपेंडिकुलर पोटेंशियल सेम होता है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो, तो वहां पे भी पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो, तो वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
क्या ये बात समझ में आई? तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। समराइज कर दिया है मैंने। तो अब बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ, ठीक है ना। अब पूरे कॉन्सेप्ट इसके हम समझ गए हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके सवालों को हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सवाल क्या है देखिएगा जरा। पहला सवाल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x y z all in meters in space is given by 4x square volt। पोटेंशियल जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स वाई जेड कोई पॉइंट होगा, उस पे पोटेंशियल 4x स्क्वायर गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है 1,0,2 पॉइंट पे वोल्ट पर मीटर, यानी कि एसआई यूनिट्स में बतानी है। 2011 का सवाल है। पोटेंशियल गिवन है 4x स्क्वायर, वाई जेड तो है ही नहीं इसमें, वाई जेड तो है नहीं, नो वाई जेड, नो वाई जेड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस में है? बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस में है? एक्स डायरेक्शन में। सिर्फ किस में है? एक्स डायरेक्शन में। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर आपको फील्ड निकालनी है तो डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस डीवी बाई डी एक्स, माइनस डीवी बाई डी एक्स, माइनस करो 4 एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। ये बात समझ में आ रही है? 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना भाई, माइनस तो लगा हुआ है साथ में, 4 का कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, तो ये बन गया माइनस 8x। अब पुट कर दो ये, देखो सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत है। x कोऑर्डिनेट कितना पुट करोगे? 1। x कोऑर्डिनेट कितना पुट करोगे? 1। देख लो भाई, 1,0,2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितनी आ गई? -8। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितनी आ गई? -8। और y और z में तो है ही नहीं, y में भी 0 है और z में भी 0 है, z में भी 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितनी गई? -8 आई कैप, ठीक है ना। सिर्फ आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कितनी है? -8। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड -8 है, तो 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 8 है, और वो किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्लियर हुआ? सिर्फ डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं करना, चुटकियों वाला सवाल है। एक बार सवाल आपने पढ़ लिया, 15 सेकंड का सवाल है भाई, बस। बढ़िया, आ जाओ फिर इधर। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है? पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर रखा है किसी रीजन में, पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर रखा है। पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड एज वी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 6xy minus y plus 2yz। The electric field at a point 1,1,0 1,1,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ठीक है ना, 1,1,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये पूछा गया है। ठीक है, अब सुनिएगा यहां पे 6xy माइनस y प्लस 2yz प्लस 2yz, ठीक है ना। ये पोटेंशियल गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1,1,0 पे पूछी गई है। अब इसमें पोटेंशियल x में भी गिवन है, y में भी गिवन है और z में भी गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे करें सर? सुनो, जब x डायरेक्शन में फील्ड निकालनी है तो y और z वालों को क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। तो x डायरेक्शन में फील्ड होगी माइनस dv बाई डी एक्स, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिख लो, माइनस डीवी बाई डी एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, माइनस तो लगा रहने दो बाहर। पहले 6xy, ठीक है ना, 6xy। अब 6y तो कांस्टेंट है, 6y तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में रह जाएगा। 6y तो कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान के चलेंगे। 6y बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में रह जाएगा। उसके बाद ये तो अकेला ही कांस्टेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि y और z तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अकेली पड़ी हुई कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन गई -6y। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन गई -6y। ठीक है जी, dx बाई डी एक्स ये क्या हो गया 1 हो गया। कोऑर्डिनेट पुट करने हैं, कर दो। कितने 1, 1, 0, तो y की वैल्यू 1 है, तो ये -6 आ गई। -6 आपको किस में दिखाई दे रही है, एक बार चेक कर लो। ठीक है ना, सवाल आया हुआ है 2015 में। -6 आपको किस में दिखाई दे रही है, एक इसमें एक इसमें, तो इसका मतलब ना तो फर्स्ट हो सकता ना ही थर्ड ऑप्शन हो सकता। ऐसे अंधाधुंध कैलकुलेट करने मत लग जाना भाई, ठीक है ना। उसके बाद देख लो कि y कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या। हाँ जरूरत है सर, दोनों अलग अलग दे रखे हैं 5 और 9। अगर ये दोनों सेम दे रखे होते फिर इसे देखने की जरूरत नहीं थी। फिर k को देखो, है ना, फिर किसको देखो k को। तो पहले अब इसको y को चेक कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। y डायरेक्शन की फील्ड जो होगी वो होगी -dv बाई डी जेड, सॉरी dy, क्या बोल रहा हूं मैं भी, dy। ठीक है, सुनो अब देख लो, y डायरेक्शन की फील्ड 6x, ये तो कांस्टेंट हो गया, अब x कांस्टेंट हो गया। पहले तो माइनस लिखो बाहर, 6x कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, dy बाई dy, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, फिर यहां पे y आ गया तो माइनस, फिर y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर यहां पे 2z कांस्टेंट हो जाएगा, फिर y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो भाई, ठीक है ना। फिर y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये सब उड़ जाएगा, dy उड़ गया। ठीक है, तो ये बनेगा -6x -1, यहां पे क्या बचेगा -1 बचेगा। ठीक है ना, और प्लस क्या बनेगा 2z, प्लस क्या बनेगा 2z। ठीक है जी, अब देख लो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0। z की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा -5। -5 किसका है, -5 किसका है, इसका तो नहीं है, ये रहा आंसर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। जेड वाला कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लो, जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। लो जेड वाला भी कर लो कैलकुलेट, एक्स वाई, इसमें वाई, ये तो दोनों जीरो हो गए। ठीक है ना, जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या हो गए जीरो। ठीक है ना, उसके बाद 2y, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल जेड बाई डेल जेड। ठीक है ना, या डी जेड बाई डी जेड लिख लो। ठीक है, तो 2y, बस क्या बचा 2y बचा, और y की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 इंटू 1, तो -2 आ गया भाई। z डायरेक्शन की फील्ड -2 आ गई, ये रही फील्ड, माइनस लगा हुआ बाहर। तो तीनों डायरेक्शन की फील्ड आपको आ गई, तो लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती जला दे, कुछ ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। जब ये -6 आ गया तो बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए, फिर ये -5 आ गया तो बस एक और जो बचा था वो भी एलिमिनेट हो गया, बचा ये। ठीक है ना, तीनों में से कोई भी दो आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं वाई करना, आप जेड कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दूसरे को उस समय पे हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे भाई। ठीक है ना, दूसरे को उस समय पे क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। ये विधि का विधान आपको फॉलो करना है। कर लेंगे सर, कर लेंगे, ये तो बात हमें समझ में आ चुकी है, पल्ले पूरे अच्छे तरीके से पड़ चुकी है। बहुत अच्छे, हो गया, क्वेश्चन हो गया 2015 का। यह सवाल 2013 में आया था। सवाल क्या है, A, B, C are the points in a uniform electric field. The electric potential is, अभी अभी बताया। अब इसमें डिफरेंशिएट करने की कुछ जरूरत नहीं है, मेंटोस जिंदगी लगाओ। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इस डायरेक्शन में जाओ।
ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा इधर कौन सा पॉइंट है, इधर जाते हुए क्या होगा, डिक्रीज होगा, इधर जाते हुए क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले बी पॉइंट आ रहा है, फिर सी आ रहा है, सबसे उधर ए पॉइंट है, सबसे उधर ए पॉइंट है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, फिर सी का, और सबसे कम किसका पोटेंशियल होगा, ए का। कौन सा ऑप्शन है देख लो, कहां पे मैक्सिमम है, बी पे। खत्म, बताओ। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकंड लगेंगे बस आपको टिक करने में, 10 सेकंड, सवाल खत्म। बताओ, इतना आसान सवाल, मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती जल गई और खत्म हो गया सवाल। चलो फिर अब बात करते हैं, इस तरीके के सवाल तो हो गए, हो गए सर। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में हमें वर्क डन निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, किसकी टर्म में सर, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में वर्क डन। एक बात को ध्यान रखो, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन भी माइनस डेल्टा यू होगा, ठीक है ना, होगा, बिल्कुल होगा। याद करो, एक एग्जाम्पल को याद करो। सर किस एग्जाम्पल को, एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है और क्यू नॉट चार्ज को आप इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो, ठीक है ना, इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो। लेके आने में, स्लोली लेके आने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो स्टोर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। जब हम इसको लेके आ रहे हैं तो इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और इधर की डायरेक्शन में हमें एक्सटर्नल एजेंट यानी कि हमारा वर्क दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं EXT, मतलब एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हमें यहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर हम इसको स्लोली लेके आ रहे हैं, स्लोली का मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं। एक्सेलरेशन जीरो तो मतलब नेट फोर्स भी जीरो, इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स या इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। हम एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाएंगे जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, समझे भाई, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताया था मैंने आपको। इसमें ऑल फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आ गए और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क भी आ गया, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अगर मैं स्लोली लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे करके लेके आ रहा हूं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू, बताया भी था मैंने आपको पिछली जो फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर की, तो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूं मैं। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वो डेल्टा यू के बराबर आ गया भाई, किसके बराबर आ गया, डेल्टा यू के बराबर आ गया। ये तब है जब डेल्टा के जीरो है, यानी कि हम स्लोली मूव करवा रहे हैं किसी चीज को। कैसे मूव करवा रहे हैं, स्लोली मूव करवा रहे हैं, उस टाइम पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होगा। और ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज है, दोनों को ध्यान से समझिएगा, ये तो हमेशा है। ये तब ट्रू है जब डेल्टा के जीरो पुट करोगे तब, डेल्टा के जीरो पुट करोगे तब, ठीक है ना, ये तब की बात है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन डेल्टा यू, ठीक है ना।
और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। आई होप दैट शुड बी रियली क्लियर टू यू, ठीक है ना, ये तब लगा सकते हैं। क्लियर, ओके है, ये बता चुका हूं मैं। यहां पे मान लो आपसे पूछा गया हमारा वर्क डन, सपोज करो मैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, ठीक है ना, एक चार्ज को मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाने में अगर मैं स्लोली लेके जा रहा हूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू होगा। क्या मैं इसको क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं, है ना, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं। मान लो मैं क्यू नॉट चार्ज को लेके जा रहा हूं, मान लो मैं क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहा हूं, तो क्या मैं इसको क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं? भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है ना, या फिर क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल को तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से ये डेल्टा यू लिखा है तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, यानी कि इस चार्ज को अगर मुझे लेके जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क ये होगा, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होता है माइनस डेल्टा यू, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होगा माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। तो आप यहां पे हमारा टॉपिक का नाम क्या है कि वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क डन तो हमें पहले से पता थे, अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखा जा रहा है कि अगर मैं क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो उसके लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी होगा, ठीक है जी, चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है, ओके। अब इस पे करते हैं सवाल, ठीक है ना, अब इस पे सवालों का सिलसिला शुरू होगा। सवाल क्या है आइए देख लेते हैं। सवाल यह है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 20 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ 20 कूलम चार्ज को लेके जाना है। सवाल देखो, पढ़ लो अच्छे से। 20 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है भाई, ठीक है ना, 20 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है फॉर डिस्टेंस 0.2 मीटर, डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर, और वर्क डन कितना करना पड़ा 2 जूल, 2 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट्स के बीच में, डेल्टा वी पूछा गया है और वर्क डन बता दिया गया है 2 जूल करना पड़ा। देखो इन्होंने ये तो नहीं लिखा इसमें कि वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये तो नहीं लिखा, इन्होंने लिखा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस। इसका मतलब हमारे वर्क डन की बात करें, किसके, हमारे वर्क डन की, है ना शिवगामी, हमारे वर्क डन की। वो होता ना बाहुबली मूवी में, वो होता है कौन, उनके भल्लाल देव के पिताजी, हमारा पुत्र बनेगा, बनेगा ना शिवगामी, हमारा पुत्र बनेगा। ये तो वर्क डन किसका, हमारा वर्क डन, जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया मतलब हमारा वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का होगा तो मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, ठीक है ना, स्लोली नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यह कुछ लोग यहां पे सोच सकते हो सर स्लोली तो नहीं लिखा, मान लो और कोई चारा है भी नहीं, और जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जनरली ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो आपको सारी एजम्पशंस लिख के दें, कुछ एजम्पशंस हमें खुद भी माननी पड़ती हैं। तो क्यू नॉट है 20, तो डेल्टा वी 1/10 यानी कि 0.1, ये आंसर है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 है दोनों पॉइंट्स के बीच में। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर।
अगले सवाल पे आ जाओ। चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। देखो ध्यान से, सर्कुलर एक पाथ है और चार्ज Q2 उसके सेंटर पे है और रेडियस है R, रेडियस है R। 1994 में क्वेश्चन आया था, लेकिन कंसेप्ट आज भी वैलिड है। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ। इस इक्विपोटेंशियल पाथ पे मान लो ये A पॉइंट है, यहां से शुरू होके एक चक्कर लगवा दिया, एक चक्कर लगवा दिया, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। किस चार्ज को लेके जा रहे हैं? Q1 को। किस चार्ज को लेके जा रहे हैं? Q1 को, ठीक है ना, Q1 को। देखो भाई वर्क डन कितना होता है? Q0 इंटू डेल्टा वी। तो यहां पे किसको लेके जा रहे हैं? Q1 को, Q1 को। उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, चल के देखो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा? नहीं। वैसे भी आप देखो, ये मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज है ना, ये कैसा है? पॉइंट चार्ज जो यहां पे रखा हुआ है। ये कौन सा चार्ज है? ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। तो इसके चारों ओर जो ये सरफेस होगी, ये क्या होगी? इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी कि नहीं होगी? तो इस पे कोई भी पॉइंट पे आप ले जाओ, देखो बी पॉइंट पे ले जाओ, सी पॉइंट पे ले जाओ, डी पॉइंट पे ले जाओ, ई पॉइंट पे ले जाओ, हर पॉइंट का पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा भाई, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मतलब अगर मान लो कि यहां पे इस चार्ज को हमें घुमाना है, ठीक है ना, अब इसकी वजह से Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सारे पॉइंट्स पे क्या मिलेगा? आपको बराबर मिलेगा, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। तो डेल्टा वी है ही नहीं, पूरे पे कहीं पे भी ले जाओ। मतलब इन्होंने तो चलो ये पूछा हुआ क्वेश्चन में कि ए से ए पे लेके जा रहे हैं, ए से ए पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अच्छा अगर पूछा हो तो ए से सी पे ले गए तो क्या होगा सर? जीरो। ए और सी का पॉइंट पोटेंशियल क्या है? बराबर, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर काहे का वर्क? जीरो। समझे भाई? पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो स्फेरिकल होता है, और वो कह रखा है वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ। पूरा पॉइंट, पूरा पाथ इक्विपोटेंशियल है, खुद ही मेंशन कर रखा है उन्होंने, खुद ही मेंशन कर रखा, मैंने देखा भी नहीं पहले, खुद ही मेंशन कर रखा उन्होंने। आधा हिंट तो खुद ही दे दिया। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, दैट शुड बी क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी हाँ, इस सवाल को देखिए कि इस सवाल को क्या कह रहे हैं। नीट 2017 में आया था, डायग्राम्स दी हुई हैं। इक्वी पोटेंशियल, द डायग्राम शो रीजंस ऑफ इक्वी पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। हर एक डायग्राम में चार्ज को ए से बी लेके गया गया, हर एक डायग्राम में चार्ज को ए से बी लेके गए हैं। इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में भी, हर एक डायग्राम में चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हैं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल देखो, ठीक है ना, आपको जो दिखना चाहिए 10, ये बीच में देखो, बीच वाली जो ये लाइन है पूरी, इस पूरी लाइन पे 10 है पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल रीजंस शो कर रखे हैं, रीजंस ऑफ इक्वी पोटेंशियल। इस पूरी लाइन पे 10 है पोटेंशियल, अगली पूरी लाइन पे 20 है, 30 है, अगली पूरी लाइन पे 40 है। ये थोड़ी सी शेप इन्होंने बिगाड़ दी है, ठीक है ना, ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप कर दी है। इस पूरी शेप का पोटेंशियल क्या है? 10। अगली शेप का पोटेंशियल क्या है? 20, 30, 40। इसमें भी देखो 10, 20, 30, 40। इसमें भी देखो 10, 20, 30, 40। चारों केसेस में ए से बी लेके जा रहे हैं चार्ज को, ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी। चारों केसेस में चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है वर्क डन किस में मैक्सिमम होगा? वर्क डन होगा बेटा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी हर एक केस में, हर एक केस में कितना है? ए से बी लेके जा रहे हैं, डेल्टा वी कितना है? 40 माइनस 10। क्या लिखेंगे डेल्टा वी को बेटा? वी बी माइनस वी है,
भाई शेप कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ता कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको फाइनल और इनिशियल देखने हैं। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस में देखते हो ना कि फाइनल और इनिशियल देखने हैं, वैसे ही यहां पे भी है। देखो फाइनल पोटेंशियल कितना है 40, इनिशियल कितना है 10, बस। तो 40 माइनस 10, तो Q नॉट इंटू 30, हर एक में सेम होगा, हर एक में क्या होगा, सेम वर्क डन होगा भाई, हर एक में सेम वर्क डन होगा। इन ऑल द केसेस द वर्क डन इज सेम, खत्म। सारे केसेस का जो वर्क डन हमें मिलने वाला है, यहां पे क्या मिलने वाला है भैया, सेम मिलने वाला है। सारे केसेस का वर्क डन, सारे केसेस का वर्क डन हमें क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। क्लियर, बहुत सही। ये बात आपको पूरे अच्छे से ध्यान में रखनी है, रख लोगे, ओके। आ जाओ आगे। अब हम बात करेंगे फ्री चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। सुनिएगा, आगे भी क्या है, अच्छा अरे नहीं आगे तो नहीं करेंगे, बस यही टॉपिक करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्री चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री छोड़ दिया जाए। देखो पहले केस में पॉजिटिव चार्ज, पहले केस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक ले गए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कौन सा चार्ज ले गए, पॉजिटिव चार्ज ले गए। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले गए, इसको फ्री छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, फ्री। इधर जाएगा ये, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लगेगा, Q इंटू ई, फोर्स इधर लगेगा, तो इधर मूव कर जाएगा। ये करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं ए पॉइंट की और बी पॉइंट की, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम है। समझ पा रहे हो कि यानी कि पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दिया जाएगा तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये मैं कहानी आपको यहां पे बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो जो मेन पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज when set free in electric field। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दिया जाएगा, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स उसी तरफ लगेगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को जब फ्री छोड़ दिया जाएगा तो वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वोल्टेज कम होती है। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज मूव करेगा जब उसको फ्री छोड़ दिया जाएगा, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अच्छा अब सुनो, अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी ए से बी जाने पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होगा उसको समझो, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वी होती है, Q नॉट इंटू वी कह लो, या Q इंटू, यहाँ पे Q है तो Q इंटू वी कह लो, Q नॉट इंटू वी होता तो Q नॉट इंटू वी कह लेते। अच्छा तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू वी ए, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू वी बी। पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पोटेंशियल कहां का ज्यादा है, ए का ज्यादा है, ठीक है ना, पोटेंशियल कहां का ज्यादा है, ए का ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, यानी कि इधर पोटेंशियल भी ज्यादा है, इधर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है चार्ज के पास। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पे चार्ज के पास पोटेंशियल भी ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है
अब चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इधर की ही ज्यादा है, तो चार्ज हायर एनर्जी से, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर की तरफ जा रहा है। क्लियर? ओके। अब उल्टा सुनो, अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री छोड़ दिया जाए, नेगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री छोड़ दिया जाए तो उस पे फोर्स उल्टा लगेगा, उस पे फोर्स उल्टा लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अब मैं पॉइंट्स बना देता हूं, P और Q, P और Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, चार्ज इधर जा रहा है, तो इधर मतलब इंक्रीज की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज की तरफ जा रहा है, इंक्रीज की तरफ जा रहा है भाई, किसकी तरफ जा रहा है? इंक्रीज की तरफ जा रहा है, इंक्रीज की तरफ जा रहा है, उल्टा हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज को जब फ्री छोड़ दिया जाए तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है, और नेगेटिव चार्ज को जब फ्री छोड़ दिया जाए तो वो लोअर से हायर की तरफ जाता है, हायर, हवा आने दे, हायर की तरफ जाता है। ठीक है जी, ये बात का आपको ख्याल रखना है। अब सुनो बहुत ध्यान से, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस क्यू इंटू वीपी, और Q पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस क्यू इंटू वी क्यू। ध्यान से सुनो, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, वीपी वी क्यू से ज्यादा है। सपोज करो ये 5 है और ये 3 है, तो 5 3 से ज्यादा होता है ना, 5 3 से ज्यादा होता है, ठीक है। सपोज करो ये चार्ज -1 है, सपोज करो ये चार्ज कितना है? -1 है। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो -1 इंटू 5 ये हो गया -5, और ये -1 इंटू 3 तो ये हो गया -3। अब बताओ कौन सा ज्यादा है? पोटेंशियल तो P का ज्यादा है, एनर्जी बताओ किसकी ज्यादा है? जो कम नेगेटिव है वो ज्यादा नेगेटिव है बेटा, ये कम नेगेटिव है, तो एनर्जी Q की ज्यादा है, एनर्जी Q की ज्यादा है, ठीक है ना। एनर्जी जो है, जो हमारे पास यहां पे दिख रही है, वो किसकी ज्यादा है? Q की ज्यादा है, और पार्टिकल कहां आ रहा है? P की तरफ, पार्टिकल कहां आ रहा है? P की तरफ। सुनो अब ध्यान से, क्रक्स सुनो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले तो, नेगेटिव चार्ज moves from TB special, moves from low voltage to high voltage, low voltage to high voltage when set free, when set free in electric field। लेकिन बात अगर एनर्जी की करें, देखो ध्यान से सुन लो, क्रक्स सुनो, अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, हाई से लो जाएगा। नेगेटिव चार्ज को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा। एनर्जी के केस में, दोनों ही केसेस में एनर्जी डिक्रीज हो रही है। देखो यहां पे एनर्जी ज्यादा थी, यहां पे एनर्जी कम थी, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये चार्ज कहां से कहां गया? हाई से लोअर एनर्जी। इसमें भी ऐसा ही है, पोटेंशियल इधर ज्यादा है, पोटेंशियल इधर ज्यादा है, लेकिन एनर्जी कम है P पॉइंट की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से मल्टीप्लाई हुआ है। किससे मल्टीप्लाई हुआ है? नेगेटिव चार्ज से, तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, ठीक है ना। इसी से बनता है टीबी स्पेशल पॉइंट, टीबी स्पेशल मेंटोस जिंदगी, कि वेदर इट इज पॉजिटिव, whether positive or negative charge set free in electric field, it always moves towards lower potential energy, lower potential energy। भाई मेरी एक बात सुनो, ऐसा दुनिया की सारी चीजों के लिए वैलिड है, रूल ऑफ वर्ड,
हर चीज जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहती है, हम भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर किसी बॉल को अगर हम ड्रॉप कर दें तो वो कहां जाएगी, ऊपर या नीचे? बताओ कहां जाएगी? नीचे जाएगी ना। तो नीचे की डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। नीचे की डायरेक्शन में क्या करती है पोटेंशियल एनर्जी? डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी है, अब नीचे आने पे वो स्टेबल रह सकती है, नीचे आने पे वो स्टेबल रह सकती है। दुनिया की हर चीज जिंदगी में स्टेबिलिटी की कामना करती है, हम भी करते हैं, ठीक है ना। हम रैंडमनेस से दूर भागते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप भी जिंदगी में क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप जिंदगी में स्टेबल बनो, है ना। एक स्टेबल आपकी इनकम आए, चलो उससे ज्यादा आ जाए तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन इतनी तो इतनी आए यार, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पे हो रही है कि भैया बॉल, अब बॉल हवा में है तो ये अनस्टेबल है। ये क्या चाहेगी कि भाई मैं नीचे आकर रेस्ट करूं, नीचे आकर रेस्ट करूं, तो नीचे ग्राउंड पे आके मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। नीचे ग्राउंड पे आके क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। तो ये ग्राउंड पे नीचे आने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? कम करेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? कम करेगी। तो यही चीज चार्ज के साथ भी होती है कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? कम करेगा। पोटेंशियल के केस में अलग अलग है, पॉजिटिव चार्ज के केस में अलग और नेगेटिव चार्ज के केस में अलग, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दोनों केसेस में मतलब चार्ज उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है जी? ये बात का ध्यान रखिएगा। ये आखिरी सवाल आज के इस लेक्चर का। प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया है रेस्ट से, रेस्ट से प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट है दो पॉइंट्स के बीच में। मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, यहां पे एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। इस पे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? प्लस ई, है ना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसको यहां से यहां एक्सेलरेट किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 500 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 500 वोल्ट। तो कह रहे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अब यहां से रेस्ट पे से किया गया है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहुंचने के बाद बतानी है, ठीक है ना। समझ गए? मैंने अभी अभी बताया, कोई भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो किस तरफ जाने की कोशिश करता है? कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। यानी कि इस तरफ जाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यू लिख देता हूं इसको, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इस तरफ जाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। मतलब डेल्टा यू और डेल्टा के बराबर होंगे, डेल्टा यू और डेल्टा के बराबर होंगे, ठीक है ना। इसका डिक्रीज उसका इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज उसका इंक्रीज होगा। मतलब पार्टिकल ए से भी जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 500 वोल्ट। ये उसका चार्ज है, यहां पे रेस्ट से शुरू हो रहा है, वहां जाके काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी। कोई भी चार्ज जिसको फ्री छोड़ा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम ही होती है। तो इधर से इधर जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से मिल जाएगी। तो Q नॉट इंटू डेल्टा वी, इसको क्या लिख सकते हैं? Q नॉट इंटू डेल्टा वी। ये क्या लिखेंगे? K फाइनल माइनस K इनिशियल। K इनिशियल तो 0 है, K इनिशियल तो 0 है, तो K फाइनल कितना आ गया? Q नॉट इंटू डेल्टा वी। Q नॉट कितना है? E, और डेल्टा वी कितना है? 500। तो ये बन गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसको बोलते हैं 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर जो हमारा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसको जूल में करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में करना है
तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ई की वैल्यू पुट कर दो बेटा, बस आपको कुछ नहीं करना। 500 वोल्ट तो वो हो गया, ई चार्ज मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बना 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना होता है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। बस इसको 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। समझे भाई? दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसके बाद डाइपोल वगैरह की भी बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंजॉय आपने किया होगा। रिवाइज कर लीजिएगा, जो मैंने आपको टीबी स्पेशल पॉइंट्स बताए हैं उनको भी रिवाइज किएगा और पढ़ते रहिएगा भाई। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस करते रहिएगा, या फिर कोई भी, ठीक है ना, कोई भी और भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो वहां से क्वेश्चन कर लो यार, वहां से क्वेश्चन कर लो। मेन तो बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, मेन बात क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, तो उनको करना है। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 बाय। कर रहा हूं बंद में।